हेलो बच्चों, हाउ आर यू? फाइन। चलो अच्छी बात है। तो बच्चों लास्ट लेक्चर में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है, उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में, इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में। तो आप पूछोगे सर ये क्या है बोर्ड पर? तो ये बच्चों इलेक्ट्रिक डायपोल है, ठीक है। तो एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है, और इनको हमने कुछ डिस्टेंस से सेपरेट कर रखा है। तो इसी को तो हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक डायपोल बोलते हैं। तो इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है दोस्तों? देखिए, इलेक्ट्रिक डायपोल इज ए पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस that are separated by a small distance say 2a। तो देखिए क्या होता है कि बच्चों इलेक्ट्रिक डायपोल क्या है? ये एक पेयर है, पेयर का मतलब जोड़ा है। किसका? इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस का। ये इक्वल एंड अपोजिट चार्ज है, मींस इनका जो मैग्नीट्यूड है वो कैसा है? इक्वल है, और साइन कैसा? अपोजिट है। तो इक्वल है और अपोजिट चार्जेस हैं जो कुछ डिस्टेंस से सेपरेट किए हुए हैं। तो इनकी डिस्टेंस हमने कितनी मान ली? हमने यहां से लेकर बच्चों यहां तक की डिस्टेंस 2a मान ली। क्या मान ली? 2a मान ली, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक डायपोल है। ये क्या है? इलेक्ट्रिक डायपोल है, क्योंकि इसके दो पोल है ना, एक ये वाला एक ये वाला, ठीक है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डायपोल, ठीक है। तो अब देखिए इसकी कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में कि होता क्या। ये तो हमने जान लिया। अब देखिए बच्चों, जो इसका मिड पॉइंट होता है, जो इस सेंटर का मिड पॉइंट होता है, इसके डिस्टेंस का, मान लीजिए ये है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? सेंटर ऑफ डायपोल। क्या बोलेंगे? सेंटर ऑफ डायपोल। क्यों? क्योंकि ये तो बीच में लाई करता है, बीच में लाई कर रहा है ना दोनों के, तो एक सेंटर ऑफ डायपोल है। अब देखिए पूरी डिस्टेंस को क्या बोलेंगे? जो 2a डिस्टेंस है ये, इसको क्या बोलेंगे बच्चों? इसको बोलेंगे लेंथ ऑफ डायपोल। क्या बोलेंगे? लेंथ ऑफ डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल भी क्या है बच्चों? ये लेंथ है, ठीक है। अब देखिए लेंथ के बारे में हमने पता कर लिया कि 2a लेंथ है। सेंटर पॉइंट हमें मिल गया कि सेंटर ऑफ डायपोल ये है। अब देखिए नेट चार्ज क्या होगा इलेक्ट्रिक डायपोल के ऊपर? अब बात आती है नेट चार्ज की। तो व्हाट इज नेट चार्ज ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल? तो क्या होना चाहिए है भाई? नेट चार्ज क्या होना चाहिए? देखिए इसके ऊपर हम मान लेते हैं प्लस क्यू चार्ज है, इसके ऊपर हम मान लेते हैं माइनस क्यू चार्ज है। हमने डेफिनेशन में पढ़ा कि चार्ज इक्वल है मैग्नीट्यूड में एंड अपोजिट है। तो अब नेट जो चार्ज होगा बच्चों वो क्या होना चाहिए? देख लेते हैं, प्लस क्यू माइनस क्यू इज इक्वल टू 0। तो ये कैसे पॉसिबल है? मेन से डायपोल जो होता है उसके ऊपर नेट चार्ज क्या होता है बच्चों? 0 होता है। तो क्वेश्चन ये अराइज होता है कि अगर इसके ऊपर नेट चार्ज 0 है तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 होगी या नहीं होगी? तो देखिए बच्चों यहाँ पर नेट चार्ज 0 आ रहा है, तो हमने पढ़ा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड वो चार्ज के कारण होती है। अगर चार्ज ही नहीं है, टोटल चार्ज ही नहीं है, तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं होगी इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण? तो ऐसा नहीं है बच्चों, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ठीक है। इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। क्यों? क्योंकि ये जो है ना चार्जेस, ये कुछ डिस्टेंस से हमने सेपरेट कर रखे हैं, इसलिए टोटली कैंसिल आउट नहीं कर पाते एक दूसरे की इलेक्ट्रिक फील्ड को। तो इसीलिए कुछ ना कुछ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमें मिलेगी। बट जब हम डिस्टेंस की बात करते हैं, अगर हम डिस्टेंस कोई ऐसा पॉइंट ले लें जिसका डिस्टेंस इस 2a से बहुत ज्यादा है, बहुत दूरी पर हमने वो पॉइंट ले लिया, तो उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आ सकती है, ठीक है। वो हम डिस्कस करेंगे। इसके इलेक्ट्रिक फील्ड डायपोल के कारण हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, एक्सियल पर भी निकालेंगे, इक्वेटोरियल पॉइंट पर भी निकालेंगे। तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि अगर मैं कोई ऐसा पॉइंट बहुत ज्यादा दूरी पर ले लूं एज कंपेयर टू डिस्टेंस 2a, तो उस टाइम पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो सकती है। बट अगर डिस्टेंस इतना ही रखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होगी, कोई ना कोई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जरूर आएगी। रीजन मैंने बताया कि ये दोनों कुछ ना कुछ डिस्टेंस से सेपरेट किए हुए हैं, तो जिसके कारण ये एक दूसरे के इलेक्ट्रिक फील्ड को टोटली कैंसिल आउट नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक डायपोल था बच्चों। अब देखिए इलेक्ट्रिक डायपोल की डायरेक्शन क्या होगी, ठीक है, ये तो हमने पढ़ लिया। तो इलेक्ट्रिक डायपोल की डायरेक्शन ऑलवेज बाय कन्वेंशन, बाय साइन कन्वेंशन, ऑलवेज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। क्या होगा बच्चों? ऑलवेज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, ठीक है।
इलेक्ट्रिक डाइपोल की डायरेक्शन क्या होगी, ऑलवेज नेगेटिव टू पॉजिटिव बाय साइन कन्वेंशन, ऐसा है, साइन कन्वेंशन है इसके, ठीक है। तो अब देखिए डाइपोल मोमेंट क्या होता है। इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में पढ़ लिया हमने, ठीक है, कि इलेक्ट्रिक डाइपोल एक पेयर होता है इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस का, जो कुछ डिस्टेंस से सेपरेट किए होते हैं। अब डाइपोल मोमेंट क्या है, डाइपोल मोमेंट तो जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ा, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ा हमने, उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में पढ़ा था कि जो स्ट्रेंथ होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की किसी पॉइंट के ऊपर, वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। सिमिलरली यहाँ पर जो स्ट्रेंथ है इलेक्ट्रिक डाइपोल की, वो क्या कहलाएगी, डाइपोल मोमेंट कहलाएगी। वो क्या कहलाएगी, डाइपोल मोमेंट कहलाएगी। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है, स्ट्रेंथ होगी इलेक्ट्रिक डाइपोल की। तो अब ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। डाइपोल मोमेंट क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी, इसकी पर्टिकुलर डायरेक्शन होगी और डायरेक्शन हमने मेंशन कर दी कि नेगेटिव टू पॉजिटिव डायरेक्शन रहेगी। अब देखिए डाइपोल मोमेंट मैथमेटिकली किसके इक्वल होगा, द प्रोडक्ट ऑफ आइदर ऑफ चार्जेस, ठीक है। हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं इसका, तो साइन से यहाँ पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, पॉजिटिव लो नेगेटिव लो, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या ले रहे हैं, क्योंकि मैंने मोड लिया है तो इसका मतलब हमें पॉजिटिव वैल्यू ही लेनी, सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना है, साइन नहीं लेना है यहाँ पर आपको। तो चार्ज की और डिस्टेंस, इनके बीच की दूरी, उन दोनों के प्रोडक्ट को हम क्या बोल देंगे, डाइपोल मोमेंट बोल देंगे। क्या बोल देंगे बच्चों, डाइपोल मोमेंट बोल देंगे। तो डाइपोल मोमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ आइदर ऑफ द चार्जेस एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस। तो ये प्रोडक्ट होगा, कोई भी चार्जेस ले सकते हैं आप, प्लस क्यू माइनस क्यू, क्योंकि हमने क्या लिया है यहाँ पर प्लस में ही डाइपोल मोमेंट वैल्यू प्लस में ली है, मोड में ली है, तो यहाँ पर साइन से फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसलिए मैंने सिर्फ क्यू लिखा है यहाँ पर, ठीक है। तो क्यू डॉट 2a मींस हमने प्रोडक्ट किया है इस डिस्टेंस की और चार्ज के मैग्नीट्यूड की, चार्ज के मैग्नीट्यूड की, तो उसको हम क्या बोलेंगे, डाइपोल मोमेंट बोल देंगे। क्या बोल देंगे, मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेशन है डाइपोल मोमेंट की, ठीक है। तो अब देखिए बच्चों कि डाइपोल मोमेंट आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, डाइपोल मोमेंट के बारे में केमिस्ट्री में पढ़ा है। कुछ एटॉमिक कुछ एटम्स होते हैं, कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनका पर्टिकुलर कोई ना कोई डाइपोल मोमेंट होता है, सभी का नहीं होता, बट कुछ का होता है, कुछ का नहीं भी होता है। तो अब देखिए मान लेते हैं हाइड्रोजन ले लिया, H2 होता है ना हाइड्रोजन, तो अब देखिए H2 है, तो यहाँ पर इसका इलेक्ट्रिक डाइपोल होगा कोई ना कोई, या फिर डाइपोल मोमेंट होगा, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो चार्जेस हैं वो अपोजिट नहीं होंगे। उसके लिए हमने कंडीशन क्या कही है, कंडीशन तो क्या कही है कि हमारे पास दो चार्जेस होने चाहिए, मैग्नीट्यूड में इक्वल होने चाहिए, बट अपोजिट होने चाहिए, बट ऐसा यहाँ पर नहीं है, ठीक है। तो ये इसका डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। बट अगर मैं HCl ले लूं तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों, इसको हम स्लाइटली पॉजिटिव लिखते हैं, इसको हम स्लाइटली नेगेटिव लिखते हैं, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, और इनके बीच में भी कोई ना कोई डिस्टेंस है जो हमने बॉन्ड से कनेक्ट कर रखी है, तो ये डिस्टेंस हो जाएगी कोई ना कोई इनके बीच में, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल हो गया, तो इसका कोई ना कोई डाइपोल मोमेंट होगा, इसका क्या होगा, कोई ना कोई डाइपोल मोमेंट होगा, और उसकी डायरेक्शन क्या होगी, नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो इसका मतलब क्या है, कुछ हमारे पास एटम्स और मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जिनका डाइपोल मोमेंट होता है और कुछ का नहीं होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ने के बाद अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ डाइपोल। एक्सियल लाइन है डाइपोल के ऊपर, मींस जो एक्सिस के अलोंग पास हो रही है वो एक्सियल लाइन है। तो इस एक्सियल लाइन के ऊपर कोई पॉइंट गिवन है और उस पॉइंट पर हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो कैसे फाइंड आउट करते हैं, मान लीजिए कोई पॉइंट P है हमारे पास, इस P पॉइंट के ऊपर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस P पॉइंट के ऊपर हम यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रख देंगे। तो ये हमने यहाँ पर दिखा रखा है ना, शो कर रखा, तो ये यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है जो हमने P पॉइंट पर रख दिया, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, P पॉइंट पर रखने के बाद ये प्लस Q चार्ज इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, सिंपल सी बात है क्योंकि दोनों ही चार्जेस हैं। ये नेगेटिव चार्ज भी इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, बिल्कुल लगाएगा। तो अब देखिए इसका मेथड क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट करने का डाइपोल के कारण। तो बच्चों हमने पहले पढ़ा था सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, फोर्स जब हम कैलकुलेट कर रहे थे और फोर्स हमने जब निकाला था तो उसमें एक सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हमने पढ़ा था कि हम किसी चार्ज पार्टिकल के ऊपर फोर्स लगाते हैं तो हम क्या करेंगे, 1 बाय 1 सभी फोर्सेस को कैलकुलेट करेंगे और ऐड कर देंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जब हम निकालेंगे तो भी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगाएंगे, मींस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे तो उसके ऊपर भी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल इक्वली एप्लीकेबल है,
ठीक है, अब कैसे है ये देखते हैं। एक बार ये समझा देता हूँ, फिर आपको डेरिवेशन करवाऊंगा इसका। तो देखिए फोर्स के लिए हमने क्या लिखा था, F, कोई Q0 पार्टिकल था हमारे पास, उसके ऊपर फोर्स कितना लग रहा था, 3 पार्टिकल है मान लो, तो 3 के कारण कितना फोर्स लगेगा, इतना फोर्स लगेगा। तो अब देखिए इसको मैं डिवाइड कर दूं, F0 को मैं डिवाइड कर दूं Q चार्ज पार्टिकल के ऊपर, जिसके ऊपर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, ये Q पार्टिकल हम मान लीजिए। तो सभी को मैंने क्या कर दिया बच्चों, डिवाइड कर दिया Q से। कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों साइड डिवाइड तो कर ही सकते हैं ना इक्वल मैग्नीट्यूड वाली क्वांटिटी से। तो अब देखिए डिवाइड करने के बाद इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, E0, इसको क्या लिख दूं, E1 या E01, इसको E02, इसको E03। तो इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से कैलकुलेट की जा सकती है। अगर फोर्स कैलकुलेट किया जा सकता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी कैलकुलेट की जा सकती है, और प्रूफ यहाँ पर हमने यहाँ पर दे दिया आपको, ठीक है। तो अब देखिए बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक्सियल पर कैसे कैलकुलेट करेंगे, मैंने आपको जस्ट हिंट दे दिया है कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल अप्लाई करेंगे। तो अप्लाई करने का मतलब क्या है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, एक बार तो इस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालेंगे, एक बार इस चार्ज के कारण निकालेंगे, और आफ्टर दैट उनको ऐड कर देंगे, फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए लेट अस कंसीडर two charges having equal magnitude but opposite in nature, ठीक है, opposite होंगे नेचर में, but opposite in sign या नेचर कहिए आप, ठीक है। the distance between charge particle या two charges are 2a। हमने मान लिया बच्चों डिस्टेंस कितना है इसमें, 2a मान लिया हमने। हमें क्या करना है, लेट P is a point where we have to calculate इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो P एक ऐसा पॉइंट है जहां पर हमें क्या करना है बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। हमारे पास दो चार्जेस हैं, 2 इनके बीच की दूरी है, P एक ऐसा पॉइंट है जो कि एक्सियल लाइन पर है, और हमें इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अब देखिए बच्चों हम इसमें क्या कंसीडर करते हैं, इसके सेंटर से मींस सेंटर ऑफ जो डाइपोल है वो हम ले लेते हैं, यहाँ पर सेंटर ऑफ डाइपोल, यहां से लेकर इस P पॉइंट की डिस्टेंस को मैं r मान लेता हूं, क्या मान लेता हूं, r मान लेता हूं। तो हम यहां पर लिख देते हैं लेट द डिस्टेंस OP इज इक्वल टू r, ठीक है। तो OP जो है डिस्टेंस OP है उसको हमने क्या मान लिया बच्चों, r मान लिया, ठीक है। यानी O से लेकर हमने P तक की दूरी क्या मान ली, r मान ली। अब देखिए हमारे पास क्या होगा, इस चार्ज के कारण कोई कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इसके कारण भी इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, दोनों के कारण होगी। तो हम मान लेते हैं कि जो E1 है वो तो इलेक्ट्रिक फील्ड है किसके कारण, प्लस चार्ज के कारण, और E2 है माइनस चार्ज के कारण। तो हम मान लेते हैं लेट अस कंसीडर दैट E1 and E2 are the electric field due to प्लस चार्ज एंड माइनस Q चार्ज रेस्पेक्टिवली, ठीक है। तो हमने क्या मान लिया कि E1 और E2 क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो अब इनकी डायरेक्शन देख लेते हैं एक बार कि E1 जो है प्लस चार्ज है, तो ये भी कैसा चार्ज है, प्लस चार्ज, और प्लस चार्ज क्या करते हैं, रिपेल करेंगे। तो जैसे ये इसके कांटेक्ट में आएगा तो रिपेल करेगा, ठीक है। तो इसकी डायरेक्शन E1 की डायरेक्शन क्या होगी, ये डायरेक्शन हो जाएगी ना बच्चों, क्यों, क्योंकि ये भी प्लस चार्ज है, ये भी प्लस चार्ज है, तो क्या होगा, रिपेल करेगा, बाहर की तरफ फेंकेगा इसको, ठीक है। तो ये प्लस, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, बाहर की तरफ होगी। अब देखिए ये नेगेटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, खींचेगा अपनी तरफ। तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, E2 की डायरेक्शन ये होगी बच्चों, और E1 की डायरेक्शन बाहर की तरफ। इतनी बात समझ में आ गई। रीजन मैंने बताया क्योंकि ये प्लस चार्ज है, ये भी प्लस चार्ज है, तो डायरेक्शन बाहर की तरफ हो जाए, क्योंकि रिपेल करेगा, ये प्लस चार्ज है, माइनस चार्ज है, तो अट्रैक्ट करेगा, डायरेक्शन हमने फाइंड आउट कर ली। तो अब इनका मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो E1 का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा बच्चों, E1 का मैग्नीट्यूड, ठीक है।
तो हमें यहाँ पर देखिए मैं मोड ले रहा हूँ, प्लस वैल्यू ले रहा हूँ, तो प्लस और माइनस साइन की हमें परवाह नहीं करनी यहाँ पर। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो क्योंकि वैक्यूम में हमने लिया है, ये वैक्यूम में लिया तो इसलिए एप्सिलॉन नॉट ले लिया। और चार्ज कौन सा है हमारे पास, क्यों है, डिस्टेंस कितना हो जाएगा, देखिए हम पहले E1 फाइंड आउट कर रहे हैं, तो डिस्टेंस यहाँ से लेकर इस P पॉइंट का डिस्टेंस हमेशा कहां तक लेते हैं, डिस्टेंस जिस पॉइंट पर कैलकुलेट करनी है वहां से लेकर, और जहां से कैलकुलेट करनी है हमें इस समय इस पॉइंट से इस पॉइंट तक कैलकुलेट करनी है ना, इस चार्ज के कारण इस पॉइंट पर, तो जिस चार्ज के कारण कैलकुलेट करनी है और जिस पॉइंट पर करनी है उन दोनों के बीच की डिस्टेंस लेनी है। तो ये डिस्टेंस कौन सी हो जाएगी, इसको हम नेमिंग कर देते हैं, नेमिंग नहीं की ए बी, ठीक है। तो डिस्टेंस हो जाएगी बच्चों ए से लेकर पी तक, ठीक है, ए से लेकर पी तक हो जाएगी ना, ए पी लिख दिया मैंने यहाँ पर डिस्टेंस, और इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, अलोंग ए पी, मीन्स ए से लेकर पी की तरफ इसकी डायरेक्शन हो जाएगी, ठीक है। तो इतनी बात समझ में आ गई होगी आई थिंक। तो अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड E1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, एपी डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा बच्चों, एपी डिस्टेंस फाइंड आउट कीजिए ए से लेकर पी तक। देखिए ए से लेकर पी तक तो फिर क्या है, डिस्टेंस हमारे पास है 2a है। तो देखिए अब इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे बच्चों, ये r है, r में मैं इतना ही ऐड कर दूं तो AP नहीं आ जाएगा, यहां से लेकर यहां तक क्या है r है, इसमें इतना ऐड कर दूं तो क्या हो जाएगा, AP आ जाएगा मेरे पास। तो AP क्या हो जाएगा बच्चों, a प्लस r। इतनी बात समझ में आ गई कि इस r में इतना और ऐड कर दूं तो डिस्टेंस आ जाएगी। तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड E1 की वैल्यू आ जाएगी, यहां से अगर डिस्टेंस आ गई तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज गिवन है तो यहां से आ जाएगा r प्लस a होल स्क्वायर। डायरेक्शन क्या हो जाएगी, अलोंग AP, डायरेक्शन क्या हो जाएगी, अलोंग AP, मींस a से p की तरफ डायरेक्शन। आई थिंक इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो अब आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल सिंपल सा है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना, E1 कैलकुलेट करेंगे, E2 कैलकुलेट करेंगे, उनको ऐड कर देंगे, बस सिंपल। तो अब E2 कैलकुलेट कीजिए, यहाँ से E2 कैसे कैलकुलेट करेंगे, सेम मेथड है, फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। तो Q डिस्टेंस कितना लेंगे, अब इसके कारण तो डिस्टेंस इतना ही लेंगे ना, -Q चार्ज से इस P तक, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, यहाँ पे नोटेशन B और P, तो डिस्टेंस हो जाएगा B P स्क्वायर। डायरेक्शन क्या हो जाएगी, अलोंग, अब डायरेक्शन देखिए अलोंग P से लेकर B तक, डायरेक्शन क्या हो जाएगी, अलोंग PB, क्योंकि इस साइड है ना। अगर आप BP लिखते हो तो डायरेक्शन मींस बाहर की तरफ है, बट PB लिखते हो यहाँ से पहले P लिखते हो, इसका मतलब P से B की तरफ है, तो एक्यूरेट नोटेशन यही होगी इसकी। अगर BP लिखोगे तो गलत हो जाएगा, इसका मतलब डायरेक्शन बाहर की तरफ अगर BP लिख रहे हो तो, ठीक है। तो अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड BP कैसे निकालेंगे बच्चों, जो BP है वो कैसे निकालेंगे, BP, तो इसको कैसे निकालेंगे, r माइनस a, r में से मैं इतनी डिस्टेंस में से मैं इतनी घटा दूं तो ये बच जाएगा ना, तो वही है r माइनस a। तो हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और r माइनस a स्क्वायर, डायरेक्शन वही अलोंग PB। तो अब देखिए हमने क्या कर लिया, यहाँ से इसको 1 कह देते हैं, इक्वेशन नंबर 2। तो अब देखिए E1 और E2 दोनों का मैग्नीट्यूड निकाल लिया, क्या निकाल लिया, मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर लिया, ठीक है, 1/1। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें देखना है कि किसका इफेक्ट ज्यादा है, क्योंकि दोनों ही वेक्टर है और कोलिनियर वेक्टर है, मींस एक ही लाइन पर अप्लाई हो रहे हैं ना, एक ही लाइन के लोग एक्ट कर रहे हैं, तो कोलिनियर वेक्टर है बट डायरेक्शन अपोजिट है। ये तो E1 तो इस डायरेक्शन में है, E2 इस डायरेक्शन में, डायरेक्शन जस्ट अपोजिट है। तो अब इनको ऐड करेंगे, क्या करेंगे, ऐड करते हैं, तो जो रिजल्टेंट होगा वो क्या हो जाएगा बच्चों, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू दिस टू वेक्टर इज इक्वल टू E2 माइनस E1 का मैग्नीट्यूड। अब ये माइनस क्यों लिखा हमने, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है यहाँ पर दोनों की, अगर डायरेक्शन सेम हो जाती तो ऐड हो जाते, बट डायरेक्शन अपोजिट है तो माइनस का साइन आ गया यहाँ पर, ठीक है। E1 की डायरेक्शन अपोजिट है, और हम E2 को पहले क्यों लिख रहे हैं, यहाँ पर इफेक्ट किसका ज्यादा है, E2 का जो मैग्नीट्यूड है बच्चों वो ग्रेटर देन रहेगा E1 से, ये बात भी जान लो कि E2 है उसका इफेक्ट ज्यादा रहेगा E1 से। अब आप सोच रहे हो सर E1 का क्यों नहीं है, क्वेश्चन ये है ना कि E1 का क्यों नहीं है। तो बच्चों देखिए इसमें थोड़ा सा लॉजिक लगाने वाली बात है कि एक तो ये चार्ज इस चार्ज को इतनी डिस्टेंस से अट्रैक्ट करे, और एक ये चार्ज इतनी डिस्टेंस से इसको रिपेल करे, और ये वाला चार्ज इसको इतनी डिस्टेंस से अट्रैक्ट करे। तो देखिए फोर्स यहाँ पर ज्यादा लगेगा, क्यों, डिस्टेंस कम है इनके बीच की, और ये वाला फोर्स कम होगा, क्यों, डिस्टेंस ज्यादा है। तो इसीलिए जो है E2 का इफेक्ट ज्यादा रहेगा, क्योंकि इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कम है, और E1 का इफेक्ट कम रहेगा क्योंकि डिस्टेंस ज्यादा है, ठीक है। तो फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना r स्क्वायर के, तो वही वाली बात है इसके अंदर।
तो अब देखिए इसको सोल्व कर देते हैं। तो सोल्व करिए इसको। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाएगी यहां से, तो E2 बोला था पहले, तो E2 की वैल्यू क्या थी r माइनस ए स्क्वायर, तो माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q r प्लस a होल स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब कॉमन क्या है इसके अंदर, कॉमन पार्ट है वो हम बाहर ले लेते हैं। कॉमन पार्ट है बच्चों 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और q भी कॉमन है दोनों के अंदर। तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, r 1/r माइनस a होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस a होल स्क्वायर। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब देखिए इसको कैलकुलेट करते हैं। अब तो सिंपल कैलकुलेशंस हैं, जस्ट 9 10 की। यहां से क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेंगे तो देखिए r प्लस ए होल स्क्वायर माइनस r माइनस ए होल स्क्वायर। ठीक है, और एलसीएम लेंगे तो दोनों का इनका प्रोडक्ट। एलसीएम तो लेना आता होगा, स्कूल में सीखा होगा एलसीएम लेना, तो 9th में 10th में। ठीक है, तो अब यहां से इसका एलसीएम ले लिया। एलसीएम लेने के बाद इसको सॉल्व कीजिए। स्क्वायर को क्या करेंगे, ओपन कर देते हैं। स्क्वायर को ओपन करके कैलकुलेशन हम करेंगे, जो बचेगा वो ठीक है, कैंसिल आउट हो जाएगा वो भी ठीक है। तो अब देखिए इसको हम ओपन कर देते हैं। तो ओपन करने के बाद क्या बचेगा, बाहर है बच्चों q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ओपन कीजिए इसको, r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2ar। ऐसा ही होता है ना, a प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, माइनस ब्रैकेट, इसको सोल्व करोगे तो r स्क्वायर माइनस प्लस a स्क्वायर माइनस 2ar। ठीक है, और नीचे क्या है हमारे पास, r माइनस a का होल स्क्वायर और r प्लस a होल स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, तो अब देखिए जब हम इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, ये वाला फॉर्मूला तो समझ ही गए होगे, स्क्वायर को ओपन करना आता ही होगा, है भाई मेडिकल वालों, इतना तो आता ही होगा। यह नहीं आता, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, चलो नहीं आता तो कोई बात नहीं, ये फॉर्मूला हम नोट डाउन करेंगे। ठीक है, तो इस फॉर्मूले से ओपन किया है, और माइनस होता तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर ये माइनस होता तो ये माइनस आ जाता, बाकी वही है। ठीक है, तो इस फॉर्मूले से ओपन किया हमने, तो इसको चेक कर लेना एक बार, देख लेना, सोल्व कर देना। तो अब देखो यहाँ तक पहुंच गए हम। अब हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को ओपन करेंगे, और ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो बाहर कौन है, माइनस का साइन है, तो माइनस का साइन क्या करेगा, प्लस को माइनस बना देगा, माइनस को प्लस बना देगा। सिंपल 6 का मैथ है यहाँ तक। तो अब देखिए इसको माइनस के साइन को ओपन कीजिए तो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। तो क्या वैल्यू आएगी, q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो देखिए r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2ar, माइनस है तो r स्क्वायर भी माइनस का, a स्क्वायर भी माइनस का, बट ये प्लस का हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर थे ना सारे, तो माइनस को ओपन करेंगे, और इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर। अरे सर अब कैसे लिख दिया ये है, ये सोच रहे हो। तो देखो यहाँ पर क्या मेथड लग गया, क्या फॉर्मूला लग गया, a माइनस बी इंटू a प्लस बी। ये क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं होता, होता है कि नहीं होता है। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास ये क्या है, इसको हम a ले लेते हैं, इसको b ले लेते हैं, तो a माइनस बी, और ये क्या हो जाएगा a प्लस बी, बाहर तो स्क्वायर दोनों के है ही, तो इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर हो गया, तो लिखा है a का स्क्वायर माइनस ऑफ b का स्क्वायर, बाहर तो होल स्क्वायर है, तो हमने इस फॉर्मूले से इसको लिख दिया ऐसे। ठीक है, तो ऐसे सोल्व करना है बच्चों इसको। तो अब देखिए ऊपर जो कैंसिल आउट होता है वो कैंसिल आउट कर दीजिए, तो r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। वैल्यू क्या बच गई, q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और वैल्यू बच जाएगी 4ar डिवाइड बाय r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर की पावर 2। इतनी बात समझ में आ गई। तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई हमारे पास, क्या आ गई, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं, तो अब देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू नॉन जीरो आई है। क्या आई है, नॉन जीरो आई है। शुरू में हम जिक्र कर रहे थे कि इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो आएगी या नॉन जीरो आएगी, तो नॉन जीरो आई है। ठीक है, तो यहाँ पर एक बात तो क्लियर होगी कि ये वैल्यू नॉन जीरो है। तो अब देखिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1/4 पाई, और सिंपली तरीके से लिखेंगे इसको। 4 को हम कैसे लिख सकते हैं बच्चों, 2 इंटू 2 लिख सकते हैं इस 4 को। ठीक है, तो इसके साथ में a है तो a भी लिख दिया, इंटू q डॉट r, तो r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। तो देखिए हमने 4 को जस्ट क्या लिखा है, 4a जो है उसको लिखा 2 इंटू 2, ये लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो अब देखिए जो ये वाला फैक्टर है ये क्या है, डाइपोल मोमेंट नहीं है। कौन सा फैक्टर है ये, डाइपोल मोमेंट है। अब ये डाइपोल मोमेंट है तो वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 p r
4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो अब इसकी जगह हमने क्या लिख दिया, डायपोल मोमेंट लिख दिया, तो वैल्यू आ गई हमारे पास ये, ठीक है, 2πr डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो यहाँ तक ये रिजल्ट आ गया। तो इसका रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आई, 2p into r डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, राइट। तो अब देखिए इसका स्पेशल केस है। इस स्पेशल केस में हम क्या एज्यूम करते हैं, हम एज्यूम करेंगे इसमें स्पेशल केस में बच्चों कि जो ये r डिस्टेंस है, हम एज्यूम करते हैं, लेट वी एज्यूम, हम एज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं कि r है वो इस डिस्टेंस से बहुत ज्यादा बड़ा है, ठीक है। तो उस केस में क्या हो जाएगा, a को हम क्या कर देंगे, यहां से नेगलेक्ट कर देंगे, तो रिजल्ट क्या बचेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का रिजल्ट बच जाएगा 2p r 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। a को नेगलेक्ट करोगे तो बाहर क्या है, स्क्वायर है, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 2p r 4 पाई एप्सिलॉन r की पावर कितनी हो जाएगी बच्चों, 4 हो जाएगी। तो एक r से एक r कैंसिल, तो रिजल्टेंट कितना आ जाएगा हमारे पास, रिजल्टेंट आ गया 2p डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r पावर क्यूब। तो ये फाइनल रिजल्ट आ गया आपको, A इक्वल टू 2p डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब। तो ये फाइनल रिजल्ट है आपका, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण एक्सियल के ऊपर कोई पॉइंट गिवन है तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, ये वाली वैल्यू आएगी। और ये डिपेंड है, ये वैल्यू डिपेंड किसके ऊपर कर रही है, डिस्टेंस के ऊपर। जैसे जैसे डिस्टेंस आप बढ़ाते जा रहे हो तो क्या होता जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम होती जा रही है, फॉल्स ऑफ होती जा रही है। डिस्टेंस जैसे जैसे बढ़ाओगे उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम होती जा रही है, ठीक है। तो अब देखिए ये तो इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण था जो हमने डेरिवेशन किया। इसको थोड़ा सा और हम समझने की कोशिश करते हैं कि जो रिजल्ट है मैथमेटिकली तो आ गया, ठीक है। फिजिक्स ये नहीं है ना सिर्फ कि मैथमेटिक्स आ गया काम हो गया, नहीं। अब ये जो मैथमेटिकली हमने प्रूव किया है इसका सिग्निफिकेंस क्या है, अब ये क्या बता रहा है, हम यहाँ से क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं वो भी तो हम देखेंगे, वो भी तो हम पढ़ेंगे ना कि यहाँ से हम प्रैक्टिकल लाइफ में क्या हमें मिला। तो देखिए डेरिवेशन जब हमने सोल्व किया तो हमें पता चला कि इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड में वेरिएशन था वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल था r की पावर 3 के, मींस r के क्यूब के। बट अगर हम सिंगल चार्ज ले लें, एक चार्ज को मैं हटा दूं, सिंगल चार्ज के कारण जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी तो उसमें वेरिएशन क्या था, 1/r², इनवर्सली प्रोपोर्शनल था। मींस जब हमारे पास दो चार्ज हैं इक्वल एंड अपोजिट और मैग्नीट्यूड में इक्वल है, मींस इलेक्ट्रिक डाइपोल है, तो उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/r³, राइट। यहाँ पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल r के स्क्वायर के, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बहुत जल्दी डिक्रीज हो रही है एज कम्पेयर टू सिंगल चार्ज। तो ऐसा क्यों हुआ भाई, डाइपोल लिया मींस दो चार्ज लिया तो उसके कारण तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज्यादा डिक्रीज हो गई, इसमें इतनी डिक्रीज नहीं हो रही है एज कम्पेयर टू दिस। तो ऐसा क्यों हुआ, तो ऐसा इसलिए हुआ कि जब हमने डिस्टेंस जो है r की वैल्यू बहुत ज्यादा दूर ले ली, बहुत ज्यादा ले ली, लार्ज वैल्यू ले ली, तो उस टाइम पे क्या हुआ कि जो ये डिस्टेंस है इनकी ये बहुत कम लगेगी हमें एज कम्पेयर टू दिस r, ठीक है। तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी, नेगलेक्ट कर सकते हैं ना हम उसको, बट प्रैक्टिकल लाइफ में तो नेगलेक्ट नहीं कर सकते, मान लिया मैंने। बट ये डिस्टेंस बहुत कम होगी, इतनी कम होगी कि जो चार्जेस है इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगी, लगभग कैंसिल आउट करेगी, लगभग क्या कर देगी, कैंसिल आउट कर देगी। और हमने जिक्र किया कि जब r की वैल्यू लार्ज हो, r की वैल्यू क्या हो, लार्ज हो, तो उस टाइम पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि जब r बहुत ज्यादा है, वैल्यू r की वैल्यू लार्ज है, तो ये डिस्टेंस इसमें क्या होगा, एक टाइप से बहुत कम होगा एज कम्पेयर टू r। तो ये जो चार्जेस है बहुत क्लोज होंगे एक दूसरे के, तो इसलिए जो इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो लगभग कैंसिल आउट कर देगी। क्या कर देगी, लगभग कैंसिल आउट कर देगी। तो नियरली इक्वल टू 0 लिख सकते हो आप इलेक्ट्रिक फील्ड को, जब r की वैल्यू बहुत ज्यादा हमने ले ली एज कम्पेयर टू 2a, ठीक है। तो इसलिए तो यहाँ से ये ऑब्जर्वेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसमें कि डाइपोल जब हमने लिया, दो चार्ज हमने लिया अपोजिट एंड इक्वल मैग्नीट्यूड के, तो उस टाइम पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वेरिएशन हमने देखी तो r³ के वेरिएशन में आ रही थी, और सिंगल चार्ज लिया तो r² में, मींस इसमें जल्दी डिक्रीज हुई। रीजन मैंने आपको बता दिया, ठीक है, कि एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देंगे जैसे हम r की वैल्यू लार्ज लेंगे।